हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्री सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे गॉड मेड द कंट्री पोएम को, जिसके राइटर हैं विलियम कूपर। वैसे तो यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आप साहित्य प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी सार्थक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आप बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ, बहुत ही आसानी से इस पोएम को समझ पाए, इसलिए इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, लेखक का जीवन परिचय। इसमें जितनी भी जानकारियां हैं वो क्लास 10th के साथ साथ क्लास 11th, क्लास 12th या फिर इंग्लिश ऑनर्स से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह काफी सहायक सिद्ध हो सकता है, काफी बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, काव्य परिचय। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी पोएम का थीम क्या है, यानी कि कोई भी पोएम किस थीम पे बेस्ड होता है, उसका सेंट्रल थीम क्या होगा, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उसके अंदर, उसका राइम स्कीम क्या होगा। एंड द थर्ड पार्ट इज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द समरी। मैं आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता चलूंगा, स्टैंजर्स को एनालाइज करता चलूंगा। मेरा पूर्ण प्रयास यह होगा कि मैं आपको इस पोएम को बहुत ही अच्छे से समझा पाऊं। तो आपको बस एक काम करना है कि मुझे ध्यान से सुनना है और पोएम को एंजॉय करना है, बस पोएम का मजा लेते रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए पोएम को शुरू करते हैं। गॉड मेड द कंट्री इज रिटन बाय विलियम कूपर। विलियम कूपर का जन्म 26 नवंबर 1731 को हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता जॉन कूपर सेंट पीटर चर्च में रेक्टर थे और इनकी मां एनेडॉन कूपर थी, जो 7 नवंबर 1737 को डेथ कर गई थी, जब विलियम कूपर मात्र 6 साल के थे। इतनी कम उम्र में मां का चल बसना उनके लिए असहनीय था और अपनी मां की याद में 55 वर्ष के बाद एक पोएम लिखी, ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। काफी छोटी उम्र से ही इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एग्जाम्स में भी फेल हो चुके थे और इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए सुसाइड तक करने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। ही वॉज इन सीवियर पेन ऑफ डिप्रेशन एंड इंसैनिटी। एग्जाम्स में तो फेल होते ही थे, सुसाइड अटेम्प्ट में भी इन्हें फेलर होना पड़ा और फिर इन्होंने अपने आप को कलेक्ट किया, रिकवर किया और एक बुक लिखी, हैटर्ड एंड वेंजियंस, माई इटर्नल पोर्शंस, जिसमें इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, अपने जीवन के कड़वी सच्चाई को, कड़वी अनुभव को बताया है। ही इज नोन एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स लाइक अलेक्जेंडर पोप एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी तुलना पोप और वर्ड्सवर्थ जैसे महान लेखकों से की जाती है। एस.टी. कॉलरिज ने इनको द बेस्ट मॉडर्न पोएट की उपाधि भी दी है। फ्रॉम 1782 टू 1837, 1782 से 1837 तक इनकी राइटिंग्स की काफी धूम रही, लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे और इन्हीं की राइटिंग्स को पढ़ते थे, क्योंकि इनकी राइटिंग्स में एक अपनेपन का एहसास था, जीवन की कड़वी सच्चाई होती थी, सादगी भरा स्पष्ट भाषा होता था जो सबको समझ में आती थी, ग्राम्य जीवन, नेचर्स थीम, इन सब का सम्मिश्रण होता था। His most popular works are The Snail, The Winter Mosque 1777 में पब्लिश हुई थी, जॉन पिल्पिन, Epitaph on a Hare of the Inner Temple, ये 1782 में आई थी, द रोज 1783 में, द टास्क, द पॉपुलर फील्ड 1785 में, द मॉर्निंग ड्रीम 1788 में, ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ऑडिसी, इलियड एंड ऑडिसी के लेखक हैं होमर, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। द रिटायर्ड कैट, ये दोनों आई थिंक 1791 में, टू मैरी 1793 में, द कास्ट अवे 1803 में, और मैंने इंट्रो में पहले ही बताया है हैटर्ड एंड वेंजियंस, जब ये सुसाइड अटेम्प्ट किए थे उसके बाद इन्होंने उसकी कड़वी अनुभव या जो कड़वी सच्चाई है उसके बारे में बताया था, हैटर्ड एंड वेंजियंस, माई इटर्नल पोर्शन। उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा हाइम्स लिखा है। चर्च में जो गॉड के वर्शिप के लिए एक बुक होती है, उसमें कुछ लाइंस होते हैं जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब पोएम शुरू करने से पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को देख लेते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे कॉन्ट्राडिक्शन। हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, रेस्पेक्टफुली। जब भी हम लोग नम्र निवेदन करते हैं किसी से या बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं तो उसको पोलाइट कहा जाता है, हम्बल कहा जाता है। अबंडेंस का मतलब होता है बहुलता या प्रचुरता, प्लेंटी ऑफ, मुझे जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। फ्लोरा एंड फौना, किसी भी एक एरिया में बहुत ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी एक खास खास प्रजातियां पाई जाती हैं, उनको हम फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लांट्स में फ्लावर आता है तो फ्लावर से फ्लोरा, और बाकी फौना का मतलब हो गया पशु पक्षी। इवोल्यूशन का मतलब होता है द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास या उत्पत्ति। एक्सॉर्ट्स को कहते हैं समझाना। जब हम अपनी बात किसी को समझाते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी बात को मान ही जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉर्ट्स, यानी कि अपनी बातों को फोर्सफुली कन्विंस करना। इंड्योर का मतलब होता है सहना या भोगना, बर्दाश्त करना, टू बियर, टू टॉलरेट। सडन का मतलब होता है जंजीर, चेन, जो हम लोग सिक्कड़ कहते हैं। फैटिक का मतलब होता है थकान, आलस, एग्जॉशन। कॉन्ट्रीव का मतलब होता है इन्वेंट करना, इजाद करना, आविष्कार करना। नेक्स्ट इज ड्राउट का मतलब होता है फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप। ग्रुप्स हम पेड़ पौधे को, वृक्ष को कहते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे मंग्रूव्स वन, यानी कि ग्रुप का मतलब पेड़। कंसोल का मतलब होता है सिंपैथी देना, सांत्वना देना। वार्बल जो चिड़िया चहचहाती है, कोयल कूकती है, तो एक गीत की तरह लगता है, तो वैसे गीत को चहचहाना या कुहना उसको हम क्या कहते हैं, वार्बल। स्प्लेंडर का मतलब होता है तेज, ग्लो, हीट, फायर, भव्य, जो बहुत ही आकर्षक होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लेंडर। कंफाउंड का मतलब होता है उलझाना, टू मेक कॉम्प्लेक्स। किसी भी साधारण से चीज को जब हम बहुत ज्यादा उलझा देते हैं तो उसे कंफाउंड कहते हैं। थ्रस, यहाँ पे थ्रस का मतलब एक ऐसी चिड़िया से है जो कि गीत गाती है, यानी कि ये सॉन्ग बर्ड। ऑफेंड का मतलब होता है लज्जित होना या अपमानित करना, लज्जित करना, अपमानित महसूस होना। अब चलिए पोएम को शुरू करते हैं। God made the country and man made the town. What wonder then that health and virtue, gifts that can alone make sweet the bitter drought, that life holds out to all, should most abound, and least be threatened in the fields and groves. In these lines, poet has a clear picture in his mind about the rural life and its beauty. लेखक बताते हैं कि ग्राम्य जीवन की खूबसूरती अलौकिक है, अद्वितीय है। ग्राम जीवन में अपनापन है, हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है, चिड़ियों का, पक्षियों का मधुर संगीत है जो हमें काफी सुकून देता है। पोएट भी बहुत बड़े शहर का है, लेकिन इसे शहर नहीं पसंद आता है। सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो रिलैक्सेशन, वो शांति, वो सुकून, वो जिंदा दिली का एहसास नहीं मिल पाता, और ग्राम्य जीवन इन्हें काफी आकर्षित करता है, काफी लुभाता है, इनका मन मोहता है। एक्चुअली गांव में कुछ सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए लोग शहर की ओर आकर्षित होते हैं। इनफैक्ट इट इज अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट who lived in cities have written about the beauty of rural life. शहर में लोगों के दो चेहरे होते हैं, वो मुखौटा पहनते हैं क्योंकि उन्हें वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। अंदर से तो वो दुखी रहता है, लेकिन ऊपर ऊपर हंसी का मुखौटा पहने रहता है। मतलब वो दिखते कुछ और हैं और नेचुरली कुछ और होता है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस। गांव के लोगों की जो सादगी है, जो सरलता है, वही जीवन की असली सच्चाई है। Pauses ye, therefore ye, who born about in chariots and saddles, know no fatigue, but that of idleness and taste no sins, but such as art contrives. Poses ye still, your element, there only can ye shine, there only minds like yours can do no harm. घरों में मशीन्स का यूज ज्यादा होता है, जैसे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी है, पहले रथ और पालकी होता था।
जितने भी धनी लोग होते थे, वेल्दी पीपुल होते थे, उन लोग गाड़ी से ही यात्रा करते थे। उन्हें थकान का अनुभव तो नहीं होता था, लेकिन एक्टिव नहीं रहने के कारण वो बहुत ही आलसी हो जाते थे। और आलसपन के कारण क्या होता था, उनका जो बॉडी होता था उसमें बहुत सारे डिजीज अपना घर बना लेते थे, यानी कि बहुत ज्यादा रोगों का शिकार हो जाते थे, जैसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल में इम्बैलेंस होना, थायराइड, ये सारी समस्याओं से वो घिर जाते थे। अभी भी जितने लोग शहरों में रहते हैं, और शहर का वातावरण बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया है। डेवलपमेंट तो है शहर में, चारों तरफ आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहां नेचुरल ब्यूटी नहीं है। और नेचुरल ब्यूटी नहीं होने के कारण पोएट क्या करता है, गांव को मिस करता है, वो गांव की बहुत ज्यादा याद आती है उसे। बट जस्ट अपोजिट टू द सिटी लाइफ, विलेज हैज द नेचुरल ब्यूटी। और शहर के लोग प्रकृति की सुंदरता को देखने से वंचित रह जाते हैं। शहर में रोड्स, फैक्ट्रीज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, सब चीज बनना होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को अलग कर दिया जाता है काट कर। जो खेत खलिहान होता है जिसमें फसल होता है वो सबको रौंद दिया जाता है और उस पर रोड बना दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग बना दिए जाते हैं। इसलिए वहां की जो खूबसूरती है वो मर जाती है, वहां गांव जैसी सुंदरता देखने को नहीं मिलती है। वे बस इंटरनेट की दुनिया से ही वायरल पिक्चर देख पाते हैं। शहर के बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि कौन सा फसल किस मौसम में होता है, कौन सा फसल जमीन के ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है। तो ये सारी चीजें गांव की खूबसूरती को बयां करती हैं, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी जरूरतें हैं और हम गांव में भी इन्हें बहुत ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। गांव में सब कुछ रियल होता है। गांव के लोगों में किसी को भी हानि पहुंचाने की भावना नहीं होती है। उनका जीवन बहुत सादा और बहुत ही सरल होता है। सब में एक अपनेपन का एहसास होता है, आपसी प्रेम होता है। शहरी लोग बस अपने आप तक ही सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वे प्रोफेशनल्स होते हैं, बस काम से काम रखते हैं। Our roots were planted to console at noon. The pensive wanderer in their shades. At eve, the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish. Birds warbling, all the music. हमारे गांव में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनका एक अलग मकसद होता है। वे पेड़ जो हमें छाया देते हैं, गांव में पगडंडी होती है जिसे हम कच्चा रास्ता भी कहते हैं, तो उसके दोनों तरफ विशाल छायादार घने वृक्ष पेड़ लगे हुए होते हैं, ताकि गर्मी में जब किसान काम करके थक जाए, पसीने से लथपथ हो, तो वो दोपहर में वृक्ष की छाया में आराम कर सके, थोड़ा सा सुकून का पल बिता सके। गाँव में हम लोग आंगन में भी तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन जो काफी डेवलप्ड टाउन और सिटीज है वहां पे ये सब देखने को नहीं मिलता है। गांव में चारों तरफ हरियाली होती है, हमेशा फसल लहलहाते रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्तियां होती हैं, और उस पेड़ पौधों में बहुत सारी चिड़ियां घोंसले बना के रहती हैं। फसल में भी कीट पतंगे होते हैं जिसको चिड़ियां अपना भोजन बनाती है। तो जब आप गांव का नजारा देखेंगे तो वो इतना ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य होता है कि हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं गांव की खूबसूरती को देख के। The moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish. Birds warbling, all the music. दोपहर के बाद जब शाम होती है तो चांद की चांदनी उन वृक्ष के पत्तों से छनकर एक मध्यम सी मनमोहक रोशनी देती है, जिससे गांव और ग्राम की धरती रात में भी मनमोहक छटा बिखेरती है। आप चांदनी रात में देखे होंगे, खास करके चांदनी रात में जब आसमान से चांद की रोशनी गिरती है जमीन पर, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों से छन के उसकी रोशनी आ रही है, और कहीं कहीं पे परछाई बनती है, कहीं कहीं पे प्रकाश होता है। तो वो दृश्य इतना मनोरम होता है, इतना आकर्षक होता है कि उसको देखने का एक अलग ही मजा है। वृक्षों पर बैठी चिड़ियां जब चहचहाती हैं, गर्मी में कोयल आम के बागों में कूदती हैं, बारिश में बहुत सारे पंछी खाने की खोज में दाने चुगने के लिए दिन में निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। घुंघरू रात में आवाज करता है, ऐसा लगता है जैसे सीटी मार रहा हो। सर्दियों की धूप में जब बुलबुल गाती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक मधुर तान छेड़ा है, और फूल पत्तियां भी
मंद मंद हवा के साथ इस मधुर संगीत को सुनकर हिलते डुलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस धुन पे नाच रहे हों जो पंछियों के द्वारा गाया जा रहा है। तितलियां जो फूल पे मंडराती हैं, भौरे वो भी फूल पे मंडराते हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी पेड़ पौधों के साथ, पक्षियों के साथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के साथ ताली बजा बजा कर खिलखिलाती हुई मालूम पड़ती हैं। We can spare the splendor of your lamps, they but eclipse our softer satellite. Your songs confound our more harmonious notes. The thrush departs, scared, and the offended nightingale is mute. गांव के लोग शहरी जीवन के चमक दमक को पसंद नहीं करते हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि वे प्रकृति की रक्षा करते हैं। शहर में जब आप देखिएगा रात में, तो जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, या जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रोड्स, सब पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती है। मतलब वहां पे पता ही नहीं चलता है कि कब दिन है और कब रात है। शहर की चमक दमक से गांव वाले को काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि गांव के लोग इतने ज्यादा सादगीपूर्ण होते हैं, इतने ज्यादा सरल होते हैं कि सूर्योदय से पहले वो उठ जाते हैं और सूर्यास्त से पहले वो अपने घर पे भी वापस आ जाते हैं। रात में वो जगते नहीं है। Actually, poet wants to tell that the creation of cities and evolutions of the towns has made the rural life worsen. But despite of all those, village possess a perfection that towns and cities can never have. गांव में सुख सुविधाओं की कुछ कमियां होती हैं जो कि शहर में नहीं होती, लेकिन गांव की खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि वो सुख सुविधाओं के अभाव को बिल्कुल नगण्य कर देती है। शहरों में सारी सुख सुविधा होने के बावजूद वो प्राकृतिक सौंदर्य नहीं मिल पाता। हम सुबह सुबह मुर्गे का बांग नहीं सुन पाते हैं, पंछियों का कलरव नहीं सुन पाते हैं। बस दिन भर मशीन्स के आवाज में हम लोग अपने आप को बीमार करते चले जाते हैं। शहरी लोग विकास के नाम पर गांवों की खूबसूरती और उसकी संपूर्णता को, उसके परफेक्शन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। गांव की चांदनी रात की मध्यम प्रकाश की लौ को भी शहरी लोग अपनी चमक दमक से ढक देना चाहते हैं। तेज आवाज में लाउड म्यूजिक बजाते हैं, जिससे गांव की शांति भंग होती है। प्राकृतिक और मधुर संगीत जो कि नेचुरल सॉन्ग होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे डरकर पंछी भाग जाती हैं, चिड़िया उड़ जाते हैं और बुलबुल भी चुप हो जाती है, बिल्कुल गूंगी बन जाती है। In reality, the poet throws light on the virtue of rural life and exhorts them to escape from the artificial luxury and comfort to the simple living, enduring the real happiness of pleasures in rural areas. लेखक ने बहुत ही बारीकी से ग्राम जीवन की सादगी, भोलापन, खूबसूरती को बताया है और लोगों से अनुरोध भी करता है कि आपको भी अगर रियल हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी चाहिए, कुछ शांति के पल, सुकून के पल चाहिए, तो आप गांव की ओर लौट जाइए। The summary of poem is: villages are more beautiful than towns and cities, despite of lack of luxury and comforts. The simplicity and beauty of village life is richer than city life. Village has natural beauty created by God, and village life is a blessed life. Why? Because it is a creation of God, filled with the relaxation, satisfaction, and the real happiness. गांव का जो ग्राम जीवन है वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ है, यानी कि भगवान के द्वारा वो बनाया गया है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी देश की आत्मा उसके गांव में बसती है। गांव हृदय है, देश की धड़कन है, गांव स्वर्ग है। गांव क्यों स्वर्ग है? क्योंकि गांव को किसने बनाया? गांव को भगवान ने खुद बनाया है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं। इस पोएम के समरी, पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ओड ऑन सॉलिट्यूड में। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।